हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 13 पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता है प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आगे हम सभी लोगों ने देखा था कि फैंग भैया के कैरेक्टर की पावर देखकर वहाँ पर मौजूद सभी शख्स के होश उड़ गए थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। एक आम फाइटर का कैरेक्टर साथ 30 या 40 फीट लंबा होता था, लेकिन फैंग भैया का कैरेक्टर लगभग 100 फीट लंबा था। और तो और उनके पास द ग्रेट असुर धर्मा भी था, जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। यही देख देख कर सबकी हालत खराब हो रही थी। लेकिन वह दूसरा इन सभी चीजों का मुख्य किरदार यानी कि अपने फैंग भैया को पता ही नहीं था कि लोग उन्हें देखकर इतना डर क्यों रहे। इसलिए तो जवाब की तलाश में वो पीछे मुड़ते, जिसे देखकर खुद फैंग भैया के भी होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। असल बात तो ये है कि फैंग भैया का कैरेक्टर कभी इतना ज्यादा पावरफुल था ही नहीं। फैंग भैया अपने पिता समान मास्टर की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, और जब एल्डर रैन के इतने बड़े धोखे के कारण उनके मास्टर की मौत हुई, तब तो फैंग भैया को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस दौरान वो अपने मास्टर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके कब्र के सामने बिना कुछ खाए पिए लगातार 5 साल तक कल्टीवेट करते रहे, और उनके ऐसे दृढ़ संकल्प के कारण ही उनका कैरेक्टर इतना ज्यादा मजबूत हो गया था, जिनका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन फैंग भैया के इतने खतरनाक परिणाम को देखने के बाद भी सुसाइड के सभी चेले फिर से उन्हें सपोर्ट कर लेते हैं। अब बिल्कुल भी डरिए मत, अब बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप फैंग को चैलेंज कीजिए और हमें पूरा विश्वास है कि आप फैंग को जरूर हरा पाएंगे। ये सुनकर सू तुरंत उन सभी के गाल पर धार के देते हैं। अबे साले चुप, मुझे मरवाओगे क्या? और सू साहब को अचानक से पलटते देख उनके सभी चेले तो भौचक्के रह जाते, लेकिन अचानक से उनके सभी चेले उन्हें पूछने लगते, सीनियर सू, कोई अब डर तो नहीं गए? इंसू साहब भी थे बहुत अव्वल दर्जे के गिरगिट, इसलिए वो तुरंत अपने रंग बदल देते हैं और कहते हैं, नहीं, इसे डर नहीं, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। और ये सुनकर तो साहब की सभी चेले की बोलती बंद हो जाती है। तभी एल्डर ज़ू कहते हैं, लड़के, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। ये बताता है कि तुम्हारे पास ना ही सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर है, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति भी पहाड़ जितनी मजबूत है। सच में लड़के, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। लेकिन अपने भैया को कैरेक्टर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इसलिए वो इस बारे में एल्डर ज़ू से पूछते हैं। तब एल्डर ज़ू बताता है, एक वॉरियर का कैरेक्टर 4 तरह के होते हैं, दयालु, कठोर, चिंता मुक्त और खूनी। और तुम्हारे पास द ग्रेट असुर धर्मा है, जो तुम्हारी खूनी कैरेक्टर को दर्शाता है। फिर एल्डर ज़ू आगे बताते हैं, लड़के, जिनके पास द ग्रेट असुर धर्मा होता है, वो लोग ना सिर्फ बहुत पावरफुल एक्सपर्ट होते हैं, बल्कि वो दुनिया पर राज भी करते हैं। ये सुनकर फैंग भैया खुश हो जाते हैं, इस बात के लिए नहीं कि उनके पास इतनी पावरफुल कैरेक्टर है, इस बात के लिए कि इससे उनके सीक्रेट का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद एल्डर ज़ू फैंग भैया की रैंकिंग तय करते हैं, जो था न्यू कमर रैंकिंग 19th। इसके बाद जब फैंग भैया वहाँ से खुशी खुशी जा ही रहे थे, तभी वहाँ पर आ जाते हैं 2 बंदे, जो कोई और नहीं थे, सिंथियान और उसका एक नया साथी सुई। आते ही वो एल्डर ज़ू से कहते हैं, एल्डर ज़ू, मुझे लगता है रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है। ये सुनकर एल्डर ज़ू सिंथियान को घूरते हुए कहते हैं, अबे तुझे क्या मैं बेवड़ा लगता हूँ कि रिजल्ट में कुछ गलती हो और मुझे वो दिखे भी ना? ये सुनकर सिंथियान तुरंत कहता है, नहीं एल्डर ज़ू, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने फैंग के बारे में बहुत सुना था, और मैंने जो सुना था वो था कि फैंग एक फेलियर था। फेलियर? ये सुनकर एल्डर ज़ू के होश उड़ जाते हैं। तभी सिंथियान आगे बताता है, हाँ एल्डर ज़ू, आधे साल पहले इसका एनर्जी कोर पूरी तरह से डैमेज था। और ये सुनकर एल्डर ज़ू के होश उड़ जाते हैं। हाँ, दूसरा किसी अनजान बंदे को ऐसे फैंग भैया की बेइज्जती करते कि उन्नर मैडम तो भड़क जाती है, को दहाड़ते हुए कहती है, फैंग नहीं, तू है अपनी फैमिली का फेलियर। सिंथियान उस बारे में कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन वह दूसरा फैंग भैया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस बंदे को उनसे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो इस बंदे को जानते तक नहीं। लेकिन फिर भी ये बंदा अचानक से उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गया। लेकिन अगले ही पल उन्हें इसका जवाब भी मिल जाता है। सिंथियान कहता है, फैंग झूठ मत बोलना, एल्डर रैन ने कहा था कि मुझे तुम्हारी अच्छे से देखभाल करनी है। ये सुनकर फैंग भैया इसमें हामी देते हैं कि हाँ, आधे साल पहले उनका एनर्जी कोर पूरी तरह से डैमेज था। और ये सुनकर एल्डर ज़ू और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के तो होश हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि फैंग भैया ने अब इतनी ताकत बस आधे साल के अंदर इकट्ठी की थी। अब इस सिंथियान के साथ है वो बंदा, यानी कि सुई कहता है, एल्डर ज़ू, हम सभी को पता है कि काबिलियत जन्मजात होती है और किसी भी तरह से उसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
अगर कोई प्रोहिबिटेड एलेक्सर ना ले तो प्रोहिबिटेड एलेक्सर नाम में फिर से सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेड एलेक्सर एक ऐसी चीज थी जो इंसान की काबिलियत को तो बढ़ा देता था, लेकिन उनके फ्यूचर कल्टीवेशन को पूरी तरह से बिगाड़ देता था। तभी एल्डर्स अपने भैया से पूछते क्या उन्होंने प्रोहिबिटेड एलेक्सर ली थी, लेकिन अपने भैया उस बात को तो नकार देते हैं। और अपने भैया बताते भी कैसे, क्योंकि इससे उनका ड्रैगन ब्लड का सीक्रेट जुड़ा जो था। लेकिन ज़ूतियान और सुई इस बात को इतनी आसानी से जान नहीं देते और कहते हैं, तो इसलिए सुई कहता है अच्छा अगर तुमने प्रोहिबिटेड एलेक्सर नहीं लिया तो तुम मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकते हो और मुझसे आगे कैसे निकल सकते हो। और बस फैंग भैया को मौका मिल जाता है अपनी बात को साबित करने का, इसलिए वो बड़े आराम से कहते हैं अरे भाई सिंपल सी बात है, तो उतना भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। और ये सुनकर सुई की तो सटक जाती है, इसलिए वो तुरंत अपने भैया को एक डुअल चैलेंज दे देता है। तो वे अपने भैया भी एल्डरसू से पूछते हैं एल्डरसू क्या हम यहाँ पर अपनी आपसी की रिलेशनशिप मिटा सकते हैं। तो एल्डरसू भी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम एक दूसरे को मार नहीं सकते। ये सुनकर अपने भैया के खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि कब से उनके हाथों में खुजली हो रही थी और ये सुई कुछ चल कर आ गया है उनकी खुजली मिटाने के लिए, इसलिए वो इस चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वहाँ दूसरे अपने भैया के चैलेंज एक्सेप्ट करते सुई की दावा टाइट हो जाती है, क्योंकि उससे लगा था कि फैंग भैया गिड़गिड़ाएंगे, उनसे माफी मांगे, लेकिन इसकी बजाय फैंग भैया तो बेधड़क उनके चैलेंज को मान गए। और उन्हें तो सबसे ज्यादा डर फैंग भैया के कॉन्फिडेंस से लग रहा था, क्योंकि सच में फैंग भैया बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन अगले पल उन्हें जिंतियान की बात याद आती है कि फैंग भैया ने प्रोहिबिटेड एलेक्सर लिया है, इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और लड़ने के शुरुआत में वो अपना सबसे पावरफुल अटैक घोस्ट डिवोरिंग फिस्ट आजमाता है, जिसे देखकर पब्लिक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घोस्ट डिवोरिंग फिस्ट सीधा विरोधियों की आत्मा पर हमला करता था, जिससे विरोधी जिंदगी भर के लिए अपंग भी हो सकता था। फैंग भैया ने तो पहले सोचा था कि इस भाई साहब की छोटी मोटी धुलाई करके न जाने देंगे, लेकिन जब इन भाई साहब को इतनी खतरनाक तकनीक आजमाते देखते तब वो भी समझ जाते कि इन भाई साहब की इरादे नेक नहीं है, इसलिए वो भी अपना लुमिनस पाम अटैक चला देते हैं। और उनके पाम अटैक के अंदर घोस्ट डिवोरिंग फिस्ट एक ही झटके में बिखर जाता है। ये देखकर तो सुई के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब ने सपने में भी सोचा था कि उसका घोस्ट डिवोरिंग अटैक जिसे मास्टर करने के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे वो कभी ऐसे गुब्बारे की तरह फट भी सकता है। लेकिन अब तो भाई साहब के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसी सदमे के अंदर भाई साहब की लगभग चटनी बन जाती है, जिसे देखकर पब्लिक के साथ ही साथ एल्डर्स भी समझ गए थे कि फैंग भैया ने कोई भी प्रोहिबिटेड एलेक्सर नहीं लिया था, क्योंकि प्रोहिबिटेड एलेक्सर से कभी भी इतने पावरफुल तकनीक को मास्टर किया ही नहीं जा सकता। फैंग भैया को जीतते देखकर उनके सभी साथी खासकर यूनर मैडम तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वह दूसरा हारने के बाद भी सुई को अभी तक अक्ल नहीं आई थी और ना ही उसकी अकड़ गई थी। वो तो फिर से किसी फटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बात दोहराया जा रहा था, नहीं नहीं ये नामुमकिन है, तुमने प्रोहिबिटेड एलेक्सर से अपनी ताकत बढ़ाई, मैं तुम्हारे सामने कैसे हार सकता हूँ। और ये सुनकर तो फैंग भैया की फिर से अटक जाती है, इसलिए वो दोबारा उन पर हमला कर देता है और इस बार वो अपने हमले से सीधा सुई के एनर्जी को तोड़ देता है, जिससे सुई जिंदगी भर के लिए अपंग बन जाता है। लेकिन वह दूसरा अपने साथी की ऐसी हाल देखकर जिंतियान तो भड़क जाता है और दहाड़ते हुए कहता है और हिम्मत कैसे हुई मेरे साथी की ऐसी हालत करने की, तो पता है पूरे नजक में मेरी कितनी इज्जत है। तभी एल्डर्स भी दहाड़ते हुए कहता है और क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत दे सकते हो। और एल्डर्स को भड़कते देख जिंतियान घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तभी एल्डर्स जिंतियान को घूरते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम सुप्रीम एल्डर के ग्रैंडसन हो तो तुम कुछ भी करोगे, चुपचाप इसे लो और निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर मैंने तुम्हें फिर कभी रूल तोड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, चाहे तुम्हारे रिश्ते किसी भी एल्डर के साथ क्यों ना हो। और एल्डर जू की फटकार सुनकर जिंतियान तुरंत सुई को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो फैंग को कह जाता है 3 महीने बाद जो न्यू कमर कंपटीशन होगा मैं तुम्हें उसमें देख लूंगा फैंग। ये सुनकर एल्डर्स अपने फैंग भैया को बताने लगते हैं कि ये न्यू कमर रैंकर्स के बीच एक कंपटीशन है, जहाँ पर न्यू कमर रैंकर्स को उनके लड़ने की काबिलियत के दम पर नए से रैंकिंग दी जाएगी। ये सुनकर फैंग भैया भी समझ जाते हैं कि जिंतियान इस दौरान उसे मारने की कोशिश करेगा। और इतनी बड़ी बात पर फैंग भैया को फुल्ली टेंशन फ्री देख एल्डर्स ने पूछते हैं अब तुझे टेंशन नहीं हो रही है, वो न्यू कमर रैंकिंग की फर्स्ट पोजीशन पर है। फैंग भैया कहते हैं नहीं। एल्डर्स अपने भैया से कहते हैं अगर तू अपनी ताकत को नहीं छुपा तो तुम्हें इससे भी ज्यादा रैंक पर जाते हैं, लेकिन जो भी हो तुम जो सोच रहे हो मैं उसे होने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि सभी को सही से रैंकिंग देना, इसलिए अब तुम्हारी रैंकिंग हुई न्यू कमर रैंक 10। और ये सुनकर पब्लिक के होश हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई बंदा इनर सेक्ट में आते ही टॉप 10 में शामिल नहीं हो पाया था। ये तो फैंग भाई ने रिकॉर्ड बना दिया था भाई। इसी बात से पब्लिक हैरान हो रही थी, लेकिन वो इस बारे में पुसुर भी कर रही थी कि अगर जू हो जो कि टॉप 10 रैंकिंग में था उससे ये पता चला तो इस बात से वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा कि फैंग भैया ने उनकी पोजीशन छीन ली थी।
और दूसरा फैंग भाई भी समझ गए थे कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फैंग भाई अपने इनर सर्कल के नए घर में बड़े आराम से कल्टीवेट कर रहे थे। कल्टीवेट करते करते हुए एहसास होता है कि आउटर सर्कल के मुकाबले इनर सर्कल में स्पिरिचुअल एनर्जी 3 गुना ज्यादा है, जो उनकी कल्टीवेशन स्पीड को 3 गुना बढ़ा देता है। इसलिए वो शांति से शांति पर कल्टीवेट कर रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को फैंग भैया की शांति टूटी आँख नहीं भाई। इसलिए अगले पल उनके घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाते कुछ लोग और उनके शांति को भंग कर देते हैं, जिससे तो फैंग भाई का थोड़ा मूड खराब हो जाता है। लेकिन फैंग भाई बड़ी शांति से इन बिन बुलाए मेहमान की तारीफ पूछते हैं। तभी दरवाजा तोड़ने वाले बंदे के सभी चेले उन्हें बताने लगते हैं, अबे तुझे नहीं पता ये कौन है? ये है सीनियर जू, जिसकी पोजीशन तूने अभी अभी छीन ली है और अब सीनियर आए तुझसे अपनी पोजीशन वापस लेने। ये सुनकर फैंग भाई कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि आते समय उन्होंने जू के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्हें पता चला था कि जू बहुत ज्यादा पावरफुल है और मार्शल आर्ट के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो अपनी पोजीशन वापस लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन फिर भी फैंग भाई बड़ी शांति से कहते हैं, देखिए सीनियर हो यू, एल्डर जू ने मुझे रैंक दिया, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जू साहब तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। उसे तो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए अब भी क्या भी अपने भैया से डिशम करना था, और अपने भैया भी इस बात को समझ जाते, इसलिए वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ दूसरा फैंग भैया के लड़ने के तैयार होते ही जू सीधा अपने भैया पर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से हमला कर देता है, जिसे देखकर फैंग भैया खुश हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ तो उनकी भी पावर पॉइंट थी। इसलिए वो भी जू के पंच के जवाब में अपना पंच चला देते हैं, और जैसे दोनों के पंच आपस में टकराते एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जू कई कदम दूर खिटक जाता है। लेकिन अपने फैंग भाई तो अपने जस के तस खड़े थे और ये देखकर पब्लिक के होश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जू को कैसे कोई पीछे ढकेल सकता है। लेकिन जू भाई साहब को अपनी हर कदम भी मंजूर नहीं होती, इसलिए वो तुरंत अपने भैया को एक लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज कर देता है। यह सुनकर फैंग भैया उन्हें घूरते हुए पूछे, अबे साले तेरा भेजा या भजिया, जब तू मुझे ऐसे ही नहीं हरा पा रहा तो मुझे लाइफ एंड डेथ मैच में कैसे हराएगा? यह सुनकर जू अपनी छाती चौड़ी करके बोलता है, फैंग तुम्हें नहीं पता, फिजिकल स्ट्रेंथ मेरी पावर पॉइंट नहीं है, मेरी पावर पॉइंट तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है। मैं कई बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में आया हूँ और उनसे बच के निकल भी आया हूँ, और जब मैं सिचुएशन में आता हूँ उसी वक्त मेरी असली पावर सामने आती है। मैं तुम्हें इस मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारे और मेरे बीच मैच होगी। फैंग भैया को पता था कि जू उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो आखिरकार उसके चैलेंज को मान जाता है। और उतनी देर में यूनर और फैंग भैया के सभी साथी अपना टेस्ट पूरा करके वापस भी आ गए थे। और जब यूनर मैडम फैंग भैया को लाइफ एंड डेथ चैलेंज लेते हुए देखते तब तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और यूनर मैडम को इस बात से इतना घबराते देख फैंग भैया तुरंत उन्हें शांत करवाती है और कहती है, अबे फिकर नॉट, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा, बहरहाल तुम लोगों का टेस्ट कर रहा। ये सुनकर यूनर मैडम और बाकी सभी शर्मा जाते हैं और शर्माते हुए कहती है, वैसे नहीं, ज्यादा अच्छी नहीं, हमारी रैंक वैसी है जैसे न्यूकमर्स की होती है, मेरी रैंक 69 है और बाकियों की। इसके बाद ऐसे ही बाकी सभी अपनी रैंक बताने लगते हैं जो 100 के आसपास थी। वो लोग अपनी रैंक बताते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन फैंग भैया को पता था कि उन सभी लोगों की रैंक इसलिए नीचे नहीं है कि वो लोग कमजोर है, उनकी रैंक नीचे इसलिए है क्योंकि अभी तक वो लोग डिवाइन गेट थ्रिलर में पहुंचे नहीं है। इसलिए फैंग भैया ने तुरंत डिवाइन गेट थ्रिलर में पहुंचने को कहते हैं। लेकिन ये सुनकर वो लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं, फैंग हम लोग ये चाह कर भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ब्रेक तो पिल नहीं है। ये सुनकर फैंग भैया उन सभी से कहते हैं, अबे फिकर ना, तुम लोग कल्टीवेशन में फोकस करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम सभी लोगों के लिए ब्रेक तो पिल कलेक्ट करूंगा। ये सुनकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और यूनर मैडम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो मन में बस एक ही बात सोच रही थी कि फैंग भैया दिन ब दिन और ज्यादा जिम्मेदार होते जा रहे हैं। तो गाइस कैसे फैंग भैया हासिल करेंगे अपने दोस्तों के लिए प्रेशियस कल्टीवेशन पिल्स, और फैंग भैया ने सूसी का जो हाल किया है उसका क्या होगा अंजाम, जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी समझदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द पियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।